नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा डाउन। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज की इस क्लास में। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार जल्दी से बताइएगा क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। और आज का जो टॉपिक है साथियों वो है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग निशी, गुड इवनिंग शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यापार का अर्थ जो है वो क्या होता है, व्यापार आखिर जो है वो कहते किसे हैं। ठीक है, तो व्यापार का जो तात्पर्य है वो वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। ठीक है, व्यापार का जो अर्थ है वो किससे है? वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान और प्रदान से। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी जिसमें हम लोगों ने सेवाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने जो है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ा। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि व्यापार की शुरुआत किस प्रकार होती है। तो व्यापार एक ऐसी क्रिया है जो कि स्वैच्छिक है, और वहां पर वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो सकता है और सेवाओं का भी आदान प्रदान हो सकता है। अगर राष्ट्रों के बीच, ठीक है ना, कोई भी दो देश हैं, कोई भी दो राष्ट्र हैं, उनके बीच जो है राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कहा जाता है, याद रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि व्यापार का जो तात्पर्य है वो वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। और कोई भी दो देशों के बीच में जब सीमा पार वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या फिर सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग पूनम। अच्छा, वैश्वीकरण का जो दौर है, यानी कि जो आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इसमें व्यापार का स्वरूप जो है वो अत्यधिक विस्तृत हो गया है। और वास्तव में भारत की जो गिनती, भारत की जो गांव में उपजने वाली फसल है, ठीक है, भारत के गांव में उपजने वाली जो फसल है, तो उसके अच्छे या बुरे होने का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, तो इससे जहां पर उत्पादन हो रहा है वो देश तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ जो उस पर निर्भर देश हैं, जहां पर वहां से कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उन देशों पर भी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन ये है, ये पूछा जाता है कि ये जो व्यापार है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब जो ये व्यापार है, जो फिर ट्रेड है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो, कोई भी जो देश है आज के समय में वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी जो देश है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन होता है वो उसमें अग्रणी है, तो कोई देश जो है वो दूसरी वस्तु के उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो ये मुख्य आधार है, ये उत्पादन में विशिष्टीकरण है। ठीक है, यानी कि स्पेशलाइजेशन। जैसे कि भारत जो है ना, भारत कुछ चीजों के उत्पादन में अग्रणी है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, तो ये भारत में अधिक उत्पादित हो रहा है। वही अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कॉफी, ठीक है, कॉफी हो गया, तो कॉफी भारत दूसरे देशों से ले रहा है, ठीक है, ब्राजील वगैरह से ले रहा है, क्योंकि ब्राजील जो है वो कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, और इसी पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो टिका हुआ है। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो तुलनात्मक लाभ, ठीक है, और जो हस्तांतरण का सिद्धांत है तो उस पर आधारित होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति या फिर एक पक्ष जो है वो कुछ सेल करता है और दूसरा पक्ष या फिर दूसरा व्यक्ति उसको बाई करता है। कुछ स्थान पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, ठीक है, और व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। वस्तु का विनिमय जो है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना। जैसे कि बहुत सारी चीजें तो हम पैसों से खरीदते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामान के बदले में दूसरा सामान लोग ले लेते हैं, यानी कि एक सामान दिया, दूसरा सामान ले लिया, तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? तो व्यापार का अर्थ क्या होता है, व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? और यही अगर देश के भीतर हो रहा है तो उसको हम लोग व्यापार कहेंगे, और यही अगर देश के बाहर तक हो रहा है, दूसरे देशों से भी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो विनिमय व्यवस्था है, यानी कि जो बार्टर सिस्टम है, उसका इतिहास वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग पुराने समय की बात करें, यानी कि आदिम समाज की बात करें, आदिम समाज यानी कि जो पुराना समाज था, तो पुराने समाज में जो व्यापार का स्वरूप था वो विनिमय व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम का अर्थ होता है वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ठीक है ना, वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का सौदा। समझ में आया ना, वस्तु के बदले वस्तु का सौदा। जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि गांव वगैरह में कुछ लोग जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान बेचने के लिए आए, और बदले में जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई भी सामान बेचा, कोई भी कपड़ा मान लो बेचा, कुछ भी बेचा, बदले में गांव वालों से उन्होंने क्या ले लिया? गेहूं ले लिया या फिर चावल ले लिया। तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वो कोई भी सामान अगर गांव में आकर बेचते हैं तो उसके बदले में पैसे नहीं लेते, बदले में अनाज ले लेते हैं, गेहूं ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाएगा, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, समझ में आया या नहीं? ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं असम की, ठीक है, ध्यान से सुनना। असम जो है, असम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है ये कहां है? गुवाहाटी जो है ये है असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम। यहां पर एक मेला लगता है, यहां पे एक मेला लगता है, उसका नाम है जॉन बील मेला। यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है जॉन बील मेला। ये जो मेला है ये वस्तु विनिमय के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहां पर जो मेला लगता है, मेले में जो सामान सेल किए जाते हैं, जो वस्तुएं बेची जाती हैं, वो वस्तु विनिमय जो है करती हैं। मतलब यहां पर कुछ जनजातियां हैं जो आके स्पेशल इस मेले में दुकानें वगैरह लगाती हैं, और वहां पर आज भी ये जो प्रचलन है वस्तु विनिमय वाला, ये हमें देखने को मिलता है। असम के गुवाहाटी में जॉन बील मेला जो लगता है वो इसलिए प्रसिद्ध है। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मान लो कि अगर एक कुम्हार है कोई भी, ठीक है ना, कोई भी एक कुम्हार है, तो आपको एक नल साज की आवश्यकता होती, आपको एक ऐसा नल साज ढूंढना पड़ता जिसे आपके द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती। अब मान लो कि आप जो है कुम्हार हो, ठीक है ना, और आपके यहाँ कोई पानी की टंकी है वो खराब हो गई है, या फिर कोई नल आपके यहाँ खराब हो गया है, आप प्लम्बर को बुलाएंगे, नल साज यानी कि प्लम्बर, आप प्लम्बर को बुलाने के लिए जाएंगे, और आप उसको जो है आप पैसे नहीं देना चाहते हो, आप बदले में उसको अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन देना चाहते हो, तो आपको ऐसा ही प्लम्बर ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको उन मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता हो, तभी वो आकर आपके यहाँ काम करेगा और बदले में आपसे वो मिट्टी के बर्तन ले लेगा। तो ये बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। यानी कि आपको अगर कोई काम कराना है, कोई आपको सेवा लेनी है, ठीक है ना, तो आपको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो उस वस्तु की नीड रखता हो, उसको उस वस्तु की आवश्यकता हो जो वस्तु आपके पास में है, जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर जो आपके पास में पहले से स्टोर है, उस वस्तु की नीड होनी चाहिए सामने वाले को। तो ये इसमें क्या है? प्रॉब्लम है। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही फिर मुद्रा का आगमन होता है। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही मुद्रा का आगमन होता है, मुद्रा की शुरुआत होती है। तो पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले निम्नलिखित वस्तुओं का विनिमय होता था। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल दिए, आप देख सकते हो, जैसे कि चकमक पत्थर है, चीते के पंजे हैं, वेल के दांत हैं, कुत्ते के दांत हैं, खाल, बाल, ठीक है। इसके अलावा जो है नमक, छोटे जो यंत्र हैं, टूल्स हैं, तांबा, चांदी, गोल्ड, तो इन सब का जो है वो क्या होता था? प्रयोग होता था। तो कागज और धात्विक मुद्रा से पहले मनुष्य ने चकमक पत्थर, ठीक है, इसके अलावा आग्नेय जो कांच है, कौड़ी, शैल, ठीक है, चीते के पंजे, इन सब जो है वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया। ठीक है, और मुद्रा का जब प्रयोग करना शुरू किया गया तो उसके बाद में वस्तुओं का जो ये विनिमय है, इसकी जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे क्या होती गई? समाप्त होती गई। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज सभी को? एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े, सभी लोग बताएं एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यापार के स्तर की। तो देखो, व्यापार दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक जो होता है वो होता है राष्ट्रीय व्यापार, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल
ट्रेड है यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, उससे पहले राष्ट्रीय व्यापार भी जान लेते हैं। तो भाई राष्ट्रीय व्यापार क्या है? देश की सीमाओं के भीतर किया जाने वाला व्यापार। किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार की कोई सेवा, उसका लेन देन अगर देश की सीमा के भीतर हो रहा है तो वो राष्ट्रीय व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं करते हैं या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी राष्ट्र को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जो या तो उनके देश में उत्पादित नहीं हो रही हैं, जिनको वो स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते, या जिन्हें वे अन्य स्थानों से, अन्य देशों से सस्ती कीमतों पर, कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था इससे पहले। ठीक है, इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था गुवाहाटी वाला, जॉन बील मेले वाला। ठीक है, तो उसको अगली स्लाइड में मैंने मेंशन किया, एक बार इसको देख लो। तो अब जो है गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी जो है असम में है और यहां पर एक मेला जो है वो लगता है, ठीक है, जागी रोड में, जो कि जॉन बील मेला है। तो हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद में गुवाहाटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉन बील मेला लगता है। संभवतः आज के समय में भारत का ये एकमात्र ऐसा मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। तो इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियां और समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जागी रोड जॉन बील मेला वाला, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखना। जॉन बील मेला कहां लगता है? जागी रोड, गुवाहाटी, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है, ठीक है, तो प्राचीन समय की अगर हम लोग बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, तो परिवहन उस समय जोखिम पूर्ण था। ठीक है, प्राचीन समय में भाई, प्राचीन समय में परिवहन के उचित साधन नहीं थे। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं था जितना आज के समय में है। तो तब जो है एक देश से दूसरे देश जाना बहुत ही जोखिम पूर्ण होता था, बहुत ही लंबी यात्रा होती थी, बहुत ही समय लगता था, जोखिम भी होता था उसमें। कभी कभी जो है जहाज डूब जाता था। पानी के जहाजों का ही प्रयोग होता था पहले, सबसे पहले, है ना। तो पानी के जहाज या फिर पानी की नाव, बेसिकली जहाज नहीं, नाव बोलेंगे उनको, पाल वाली नौका होती थी, वो डूब जाती थी। ठीक है, तो इसलिए परिवहन चूंकि जोखिम पूर्ण होता था, अधिक समय लगता था, तो इस कारण जो व्यापार है वो केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित था। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनका व्यापार होता था जो कि विलासिता की वस्तुएं होती थी, यानी कि विलासिता की, यानी कि जो लग्जरी के लिए जो चीजें लोग पसंद करते थे, खरीदते थे, उनका व्यापार होता था। जैसे कि कोई रत्न हो गया बहुमूल्य, या रेशम, ठीक है ना, सिल्क रूट पढ़ा होगा आपने, या फिर कोई जो मसाले हैं। तो ऐसी ही जो खास चीजें हैं वो लंबी दूरी तक जो है वो व्यापारित होती थी, यानी कि उनको लंबी दूरी तक जो है वो भेजा जाता था। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में अज्ञानता, अनभिज्ञता और संचार के विभिन्न साधनों के अभाव में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक सीमित था। सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिल्क रूट की बात करते हैं तो लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण जो है वो सिल्क रूट है, यानी कि प्राचीन रेशम मार्ग है। 6000 किलोमीटर लंबा ये मार्ग था, और ये जो मार्ग है ये रोम को चीन से जोड़ता था। ठीक है ना, ये 6000 किलोमीटर लंबा जो रेशम मार्ग था, यानी कि सिल्क रूट था, ये चीन को रोम से जोड़ता था। और ये जो आपका सिल्क रूट है, ठीक है ना, ये जो आपका क्या है, सिल्क रूट है, तो इससे जो है सिल्क के साथ साथ चाइनीज सिल्क होता था इसमें, याद रखेंगे, चीन का बना हुआ रेशम। और चाइनीज सिल्क के अलावा इसमें जो है ऊन, इसके अलावा जो बहुमूल्य धातुएं हैं, धातुएं भारत से भी जाती थी। ये पर्शिया, यानी कि जो ईरान है, यहां से और मध्य एशिया होते हुए जो है ये आपकी यूरोप तक पहुंचाई जाती थी। तो सिल्क रूट बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए। ठीक है, तो सिल्क रूट लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, और इसमें व्यापारी भारत, पर्शिया यानी कि ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से होते हुए चीन में बने हुए रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। मसाले वगैरह भी होते थे उनमें, जिनका व्यापार किया जाता था पुराने समय में। ठीक है,
तो पुराने समय में इंटरनेशनल ट्रेड का जो सबसे बड़ा एग्जांपल हमें मिलता है, सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल, वो रेशम मार्ग है, यानी कि सिल्क रूट है। कहां से कहां तक था? चाइना से लेकर रोम तक था। लंबाई कितनी थी? 6000 किलोमीटर थी। चीन से रेशम जाता था और रोम से ऊन जो है वो यहां पर आती थी। भारत इसमें जो है, जो धातुएं हैं और जो मसाले हैं, उनमें सपोर्ट करता था, उनमें सहयोग करता था। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो बहुमूल्य धातुएं हैं, धातु का मतलब यहाँ पे बहुमूल्य धातुओं से है, रत्न वगैरह हो गए, सोना वगैरह हो गया, ठीक है ना, इन सब चीजों को भेजा जाता था यहाँ से। तो ये चीज क्लियर हुई सभी को? एक बार जल्दी से बताओ। एक एक स्लाइड में बताते रहो, फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है किसी को? सभी लोग बताएं एक बार। पवन, निशी, शुभम, पूनम। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो है दास व्यापार, ठीक है ना, और इसके अलावा जो उपनिवेशवाद है वो आता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, साम्राज्यों का पतन भी हो रहा था इस समय। 12वीं सदी जो है ना, 12वीं सदी में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य जो है उसका क्या हुआ? पतन हुआ, उसका विघटन हुआ, उसका उसका पतन हुआ। और यूरोपीय जो वाणिज्य है, ठीक है ना, यूरोपीय जो वाणिज्य है उसमें फिर 13वीं सदी में हमें जो है वो थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलती है। और उसके बाद में 15वीं शताब्दी से यूरोपीय जो उपनिवेशवाद है वो शुरू होता है। और विदेशी वस्तुओं के साथ साथ जो है व्यापार का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसको दास व्यापार कहा गया, स्लेव जिसको बोलते हैं, दास, ठीक है। तो दासों को खरीदना शुरू किया गया, तो स्लेव ट्रेड ये हमें देखने को मिलता है कहां पर? ये हमें देखने को मिलता है स्लेव ट्रेड 15वीं शताब्दी में। कहां पर देखने को मिलता है स्लेव ट्रेड? ये हमें देखने को मिलता है यूरोप में। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? यूरोप में। और यूरोप में भी ये हमें किन किन देशों में देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे, पुर्तगाली, इसके अलावा डच, स्पेनिश, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, स्पेनिश हो गए, इसके अलावा आपके जो अंग्रेज हैं, तो इन्होंने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उनको बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। ठीक है, अमेरिका की खोज उस समय जो है कोलंबस के द्वारा हुई थी, नई दुनिया की खोज। तो वहां पर खेतों में काम कराने के लिए, बगीचों में काम कराने के लिए उनको गुलाम चाहिए थे, दास चाहिए थे। तो उनको कहां से ले जाया गया? उनको ले जाया गया अफ्रीका से। तो स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, पैसे के बदले में उनको खरीदा गया, गुलामों को। और उनसे खरीदने के बाद में फिर कोई भी काम कराया जा सकता था। ये एक अमानवीय प्रथा थी, दास प्रथा। करीब 200 वर्षों तक ये प्रथा चली, 200 वर्षों तक ये प्रथा चली। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि स्लेव ट्रेड की शुरुआत किस देश, किस महाद्वीप में हुई? तो स्लेव ट्रेड की शुरुआत कहां हुई? यूरोप में हुई। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 15वीं सदी में हुई। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद में एक हमें नया व्यापार का स्वरूप देखने को मिलता है, दास व्यापार के रूप में, जिसको स्लेव ट्रेड कहा गया। ठीक है, अब दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक रहा। और ये एक लाभदायक व्यापार था भाई। एक बार आपने खरीद लिया पैसे देकर, उसके बाद में आप जो मन हो वो काम उससे करा सकते हो, ठीक है। और याद रखेंगे कि दास व्यापार का जो ये उन्मूलन है, ये 1792 ग्रेट ब्रिटेन में और 1807 अमेरिका में, ठीक है। ये जो है, एक मिनट, ये जो दास व्यापार है, तो 1792 में ये इसका उन्मूलन हुआ डेनमार्क में, 1807 में इसका उन्मूलन हुआ ग्रेट ब्रिटेन में, और 1808 में इसका उन्मूलन हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यानी कि 1792 में डेनमार्क ने दास व्यापार पर रोक लगाई, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने जो है स्लेव जो ट्रेड है उस पर रोक लगाई, और 1808 में जो यूएसए है उसने स्लेव ट्रेड जो है उस पर रोक लगाई। तो स्लेव ट्रेड की शुरुआत होती है यूरोप महाद्वीप से। और स्लेव ट्रेड पे यूरोप का कौन सा देश था जिसने सबसे पहले रोक लगाई? तो वो देश था डेनमार्क। क्लियर हो गया इतना सभी को? बताइए। और इसमें जो स्लेव थे, यानी कि जो दास थे, उनको किस महाद्वीप से लिया गया था? तो इनको लिया गया था अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से लिया गया था इनको? इनको जो है अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से ये जो स्लेव हैं, ये जो दास हैं, इनको जो है पिक किया गया था, इनको वहां से लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति जो है वो होती है कहां से शुरू? इंग्लैंड से होती है। ठीक है, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने फिर उसके बाद में पूरे विश्व में व्यापार का, और पूरे विश्व में जो आप कह सकते हो जो मानव जीवन है उसको चेंज किया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने।
तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे औद्योगिक क्रांति पे, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये जानो कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति होने से प्रभाव ये पड़ा कि जो कच्चा माल है, जो रॉ गुड्स है, उसकी मांग बढ़ी। समझ में आया? जो कच्चा माल है यानी कि जो रॉ गुड्स है, उसकी माल बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी। जैसे कि अनाज है, मांस है, ऊन है, इनकी मांग बढ़ी। बाकी औद्योगिक जो राष्ट्र हैं, ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, औद्योगिक जो राष्ट्र हैं, वो तैयार माल को निर्यात करने लगे और गैर औद्योगिक राष्ट्र जो है वो कच्चे माल के निर्यातक बन गए। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो है वो किस प्रकार पड़ा। तो जो आपका कच्चा माल है जैसे कि अनाज, मांस, ऊन, इसकी मांग बढ़ी, लेकिन जो विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई चीज अगर आप बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। इसका एग्जांपल है कि आपने कोई भी कच्चा सामान लिया, जैसे कि मान लो कि आपने एक भुट्टा लिया, भुट्टा समझते हो, भुट्टा लिया, उसको बढ़िया से साफ करके पैक करके फिर उसको अपने शॉपिंग मॉल में बेच दिया। तो नॉर्मल अगर आप रोड पे लो तो 10 15 20 रुपए का मिल जाएगा, वही चीज वहां पे वो 50 रुपए की मिल रही, क्योंकि उसको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करके पैकिंग करके उसको वहां पे बेचना शुरू किया। तो यही चीज है कि अनाज, मांस, उनकी मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की जो वस्तुएं थी उनकी तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य क्या हो गया, घट गया। अच्छा, औद्योगिक जो राष्ट्र थे उन्होंने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल जो है उसको वापस जो अनौद्योगिकृत राष्ट्र हैं उनको निर्यात कर दिया। तो कहने का मतलब यह कि जो डेवलप कंट्रीज थी, जहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, उन्होंने फायदा उठाया, कच्चे माल को सस्ती कीमत पे लिया, उसी से प्रोडक्ट तैयार किया, महंगी कीमत पर उसी देश को बेच दिया जहां से कच्चा माल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यापार का एक नया स्वरूप था। तो जहां पर इंडस्ट्रीज लगी उनमें ग्रोथ होती गई, और जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई या फिर जिनके पास में उचित संसाधन नहीं थे, वो उन देशों पर निर्भर हो गए और उनका तैयार जो प्रोडक्ट है उसको उनको इंपोर्ट करना जरूरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इस यही वो पीरियड था 20वीं शताब्दी का, ठीक है, 20वीं सदी का, जिसमें विश्व युद्ध होता है, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देश थे उन्होंने व्यापार कर और प्रतिबंध लगाए। बहुत सारे जो देश थे उन्होंने व्यापार कर लगा दिया, ठीक है, सेल टैक्स लगा दिया, बिजनेस टैक्स, ट्रेड टैक्स लगा दिया। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने जो है वो प्रतिबंध भी लगा दिए एक देश से दूसरे देश के ऊपर। और युद्ध के बाद में जब युद्ध की समाप्ति हो गई, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शांत हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद में ये जो व्यापार शुल्क लगाए गए थे इनको समाप्त करने के लिए संस्था बनी गेट। तो GATT, ये एक संस्था बनी, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या, गेट का मैं बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे इसका फुल फॉर्म, गेट का इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ। अभी भी बहुत चल रहा है, आप सुन रहे होगे तो, है ना, न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए दिन टैरिफ की बात कर रहे हैं इस समय। तो वही है टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसी के बाद में जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इस पर नियम बनाने के लिए WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठन होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये आपका जो विश्व व्यापार संगठन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1995, तो 1 जनवरी 1995 को जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना होती है। फिर जो गाइडलाइंस बनाता है, जो रूल्स बनाता है, जो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है वो किस तरीके से होगा, उस पर कोई मनमाना टैरिफ या फिर मनमाने कोई जो नियम या फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाई जा सकती, उसमें जो WTO है ये फिर इंटरफेयर करेगा। क्लियर हो गया इतना सभी को, एक बार जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएं एक बार, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। गेट का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। WTO फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
1 जनवरी 1995 को WTO जो है ये स्थापित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर आधार की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, यानी कि बेसिस ऑन ऑफ जो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहला जो है वो है आपका राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन चीजों पे टिका हुआ है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हर देश में। ठीक है, अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज में जो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, ये हमें क्यों देखने को मिलता है, तो उसके रीजन यहां पर बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो रीजन है वो है भौगोलिक संरचना। कोई भी जो देश है, तो हर देश की जो भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग है। हर देश की जो भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग है। ठीक है, वहां पे अलग अलग खनिज संसाधन जो है वो पाए जाते हैं, और वहां की जलवायु भी जो है वो अलग है। ठीक, तो भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु, इन सब में भिन्नता के कारण विश्व के जो राष्ट्रीय संसाधन हैं वो असमान रूप से वितरित हैं। सबसे पहले भौगोलिक संरचना की बात करते हैं। तो भौगोलिक संरचना में आप देख सकते हो कि कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, फसल की उपलब्धता है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि हो गई, फसल की उपलब्धता हो गई, फसल में विविधता हो गई, और पर्यटन हो गया। तो ये हर देशों में अलग अलग है। जैसे कि इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। जापान की अगर बात करो तो जापान में एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं है जितना इंडिया में डेवलप है। क्यों? क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, नदियों का देश है, नदियां हैं भारत में, नदियों के कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा है, जलवायु भी अनुकूल है कृषि के, है ना, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ तो भौगोलिक संरचना में आपका क्या आ जाएगा, कृषि योग्य भूमि आ जाएगी, फसलों में विविधता आ जाएगी, इसके अलावा जो पर्यटन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टूरिज्म ज्यादा डेवलप है, जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में उत्तराखंड जो है वहां पे टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि पर्वत है, पहाड़ हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, इसके अलावा तीर्थ स्थल हैं। ठीक, तो ये टूरिस्ट को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो भौगोलिक संरचना जो है ये टूरिज्म जो होती है ना उस पर भी अपना इफेक्ट डालती है। तो ये भौगोलिक संरचना हो गया पहला। दूसरा खनिज संसाधन है। तो खनिज संसाधन जो है ये भाई औद्योगिक विकास के आधार हैं, ये औद्योगिक विकास के आधार हैं, और संपूर्ण विश्व में असमान रूप से ये वितरित हैं। भारत में अगर आप देख लो तो भारत में लोहा है, कोयला है, ये आपको किधर देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन राज्यों में अधिक आपको देखने को मिलता है ना। तो इनका वितरण यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, इक्वल नहीं है पूरे देश में। तो पूरे देश में नहीं है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। वर्ल्ड जितने भी देश हैं तो उनमें अलग अलग खनिज पाए जाते हैं और खास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन जो खनिज संसाधन है ये औद्योगिक विकास का आधार है, याद रखेंगे। फिर जलवायु आता है, क्लाइमेट। ठीक है, तो ये वनस्पतियों और वन्य जीवों को प्रभावित करती है। जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो वहां की उत्पादन होने वाली जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा वहां जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जो वन्य जीव हैं, उन पर यह प्रभावित करती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन जो है वो अधिक होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है अगर, वहां पे रबर, कहवा, कॉफी, इन चीजों का उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इन तीन फैक्टर जो है, पहला जो फैक्टर है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, इस पर जो है वो डिपेंड करता है। और राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता को हम लोगों ने तीन पार्ट में लिया हुआ है। पहला भौगोलिक संरचना है, दूसरा खनिज संसाधन है, तीसरा जलवायु है। इनमें बहुत अधिक विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड आवश्यक हो जाता है। जिन देशों में ये खनिज नहीं मिल रहे हैं, जिन देशों में इस प्रकार की फसलें नहीं है, जिन देशों में जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट या फिर वन्य जीव जो या फिर जो वनों से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो जहां पर वो चीजें हो रही हैं उत्पादित, वहां से उनको इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार पहला जो है वो है आपका राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा आपका जो है वो आ जाता है जनसंख्या कारक। ठीक है ना, पॉपुलेशन फैक्टर, जनसंख्या कारक यानी कि पॉपुलेशन फैक्टर। तो देखो विश्व में कई देश हैं, बहुत सारे देश हैं। तो विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उनकी विविधता व्यापार में की गई वस्तुओं के प्रकार और उनकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि एक कारक है सांस्कृतिक कारक। तो बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं वो उत्तम कोटि की, बहुत सारी संस्कृतियां उत्तम कोटि की हस्तशिल्प जो है उनका निर्माण करती हैं।
ठीक। बहुत सारी संस्कृतियां क्या करती हैं, कला और हस्तशिल्प के विभिन्न रूप जो हैं उनको डेवलप किए हुए हैं, जिनको विश्व भर में सराहा जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो, चाइना में पोर्सिलीन यानी कि जो चीनी मिट्टी के बने हुए प्रोडक्ट हैं, इंडिया में भी देखो आप लोग भी यूज करते हो, घर में जरूर होंगे, चीनी मिट्टी से बना हुआ कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होगा। तो चीन का जो पोर्सिलिन है, चीनी मिट्टी का बर्तन, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसमें जो ईरान है, ईरान के कालीन जो है वो प्रसिद्ध हैं, ईरान के जो कालीन है वो प्रसिद्ध हैं। भारत का किमखाब प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में चमड़े का काम प्रसिद्ध है। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है, तो वहां पे जो बाटिक है, बाटिक एक प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है, वो प्रसिद्ध है। तो ये चीजें जो हैं, मतलब कोई भी भारत में भी अगर आप देख लो तो मधुबनी, मधुबनी जो है वो फेमस है। कहाँ की? मधुबनी एक लोक कला है जो कि फेमस है बिहार की। तो मधुबनी आर्ट जिन भी कपड़ों पर बनी है या फिर उससे बनी हुई जो पेंटिंग्स है, उनकी बहुत डिमांड है, विदेशों में भी डिमांड है। तो ये चीज हो गया सांस्कृतिक कारक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। इसके अलावा जनसंख्या का आकार हो गया। तो सघन आबादी वाले जो देश हैं, डेंस, जहां पे पॉपुलेशन है, घनी आबादी है जहां पर, तो घनी आबादी वाले देशों में आंतरिक व्यापार जो है वो अधिक होता है, जबकि बाह्य व्यापार जो है वो कम होता है वहां पर। ठीक है। जहां पर भी डेंस पॉपुलेशन है वहां पर उनका आंतरिक व्यापार जो है, राष्ट्रीय व्यापार, वो अधिक होता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो जनसंख्या का आकार है वो भी डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जहां पर जनसंख्या अधिक होगी, जहां पर जनसंख्या घनी होगी, तो वहां पे अधिकांश जो उत्पादन है वो स्थानीय रूप से ही खप जाएगा। मतलब वो स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे ही यूज हो जाएंगी वो चीजें। जीवन स्तर उन्नत होने से आयातित उच्च गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, उनकी मांग बढ़ती है। जैसे जैसे आपका लाइफ स्टाइल जो है अच्छा होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा, क्वालिटी लाइफ स्टाइल आपकी होती जाएगी, तो वैसे वैसे ये जो इम्पोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड अपने आप जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उसी प्रकार जो है सेम रेशियो में आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की इच्छा है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार हैं, उसमें आपका आता है आर्थिक विकास की व्यवस्था, साथ ही साथ आपका आता है परिवहन। तो आर्थिक विकास की प्रावस्था का मतलब होता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की प्रावस्था मतलब स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देश की आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। बात समझे कि नहीं? जैसे कि सिंपल अगर आप समझना चाहो उसको साधारण शब्दों में, तो जो कृषि प्रधान देश है, जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान जो देश हैं तो वो कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं। मतलब भारत किन चीजों का ज्यादा निर्यात करता है? भारत किन चीजों को जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अपने ज्यादा डेवलप है। इसके अलावा जो ऐसे देश होंगे जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, ठीक है ना, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, वो मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट्स या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग की गई उनके खुद प्रोडक्ट्स हैं वो उनका निर्यात करते हैं। जैसे एग्जांपल इसका आप ले लो, कहाँ? चाइना हो गया, जापान हो गया, ये देश, साउथ कोरिया हो गया, है ना, तो यूएसए हो गया। तो ये देश जो है ये किसको, ये किन चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये उन चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा मशीनों से बनाई गई चीजें हैं। ठीक। फिर उसके बाद में आता है विदेशी निवेश की सीमा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो विदेशी निवेश है वो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है। अभी जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो राज्य हैं अपने यहाँ, वो विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए जो है आयोजन करते हैं, जिसमें बाहर से लोग आते हैं, विदेश के जो व्यापार के लोग हैं वो आते हैं। उनको बताया जाता है कि भाई अगर हमारे आप राज्य में इंडस्ट्री अपनी लगाओगे तो हम आपको सस्ती कीमतों पर जमीन उपलब्ध करा देंगे, इसके अलावा आपसे टैक्स में आपको इतनी हम छूट दे देंगे। आप समझ रहे हो ना? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, एफडीआई। तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो विदेशी निवेश जो है वो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है, जिनके पास में खनन प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। संसाधन उनके पास में जो है, मतलब उनके पास में भंडार तो है लेकिन संसाधनों का अभाव है। तो संसाधनों का अभाव दूर करने के लिए जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, इसके जरिए
विदेशों की जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित किया जाता है कि आप हमारे यहाँ आकर पैसा लगाइए और हम आपको काम करने के लिए जो है बाकी चीजें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव था, तो इसलिए स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार जो है वो लोकल लेवल पे ही होता था। लेकिन आज जो है रेल परिवहन, समुद्री परिवहन, वायु परिवहन ने विस्तार और प्रशीतन जो है, तो इससे भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ा है। प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन, मतलब ठंडा करके आप चीजों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। पहले ये भी नहीं था ना, रेफ्रिजरेशन भी नहीं था पहले, प्रशीतन भी नहीं था। तो जो फूड प्रोडक्ट है वो खराब हो जाते थे, फल सब्जियां। आज आप देखते हो कि एक देश से दूसरे देश फल और सब्जियों को भी भेजा जाता है ना, तो वो उनको रेफ्रिजरेट करके प्रॉपर तरीके से भेजा जाता है। पहले ये चीज नहीं थी, तो इसलिए पहले इन चीजों का, इन वस्तुओं का जो है वो व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाता था। ठीक है, सभी को आ गया यहां तक समझ में? एक बार जल्दी से बताओ। एक बार सभी लोग बताइए, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो बढ़ा, आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप देख रहे हो कि कोई ही शायद ऐसा देश हो जो इंटरनेशनल ट्रेड से ना जुड़ा हो। कुछ दो एग्जांपल हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे। बाकी मोस्टली नॉर्थ कोरिया भी हालांकि करता है, वो चाइना है, ताइवान है, इन देशों के साथ में करता है। ठीक है ना? तो कोई भी देश जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही पड़ेगा। व्यापार के महत्वपूर्ण अगर हम लोग पक्ष की बात करें, इसके जो है परिमाण की बात करें, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसके जो एस्पेक्ट्स हैं व्यापार के उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका व्यापार का परिमाण। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। व्यापार का परिमाण मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक जो तौल है वो व्यापार का परिमाण कहलाता है। मतलब जो भी चीजें भेजी गई हैं उनका जो वास्तविक तौल है, कितनी मात्रा में वो भेजी गई हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं व्यापार का परिमाण। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्यापार की गई कुल वस्तुओं का वास्तविक तौल। हालांकि व्यापारिक वस्तुओं को तौल में नहीं मापा जा सकता भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप तौल नहीं सकते। आप कोई सर्विस दे रहे हो किसी को, उसको तौल थोड़ सकते हो। तो हालांकि व्यापारिक वस्तुओं या फिर व्यापारिक सेवाओं को, वस्तु को तो तौल सकते हैं, सेवाओं को नहीं तौल सकते, है ना? तो हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ कि जो भी वस्तु आपने भेजी है किसी दूसरे देश को इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, तो उसका तौल, कितनी मात्रा में भेजी है। कोई सेवा अगर है तो उस सेवा का जो मूल्य है, इनको ऐड कर दो तो इनका जो कुल मूल्य होगा उसको बोलेंगे व्यापार का परिमाण, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। फिर व्यापार संयोजन क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो व्यापार संयोजन का मतलब होता है, ठीक है, ट्रेड कंपोजिशन। तो पिछली शताब्दी में जो प्राथमिक उत्पाद होते थे, प्राथमिक उत्पादों में कृषि वाले उत्पाद होते थे, कृषि संबंधी उत्पाद, या जो कच्चा माल होता था उसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पाद। तो पिछली शताब्दी में, पुराने समय में जो ये प्राथमिक उत्पाद हैं जो कि कृषि और कच्चे माल पर आधारित होते थे, इनका व्यापार प्रधान था, मतलब इनका व्यापार अधिक होता था। आधुनिक समय की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आधुनिक समय की हम लोग बात करते हैं, तो आधुनिक समय में जो निर्मित वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की गई जो वस्तुएं हैं, विनिर्मित वस्तुएं मतलब जिनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है रॉ गुड्स से, ठीक है ना, तो इनकी मांग बढ़ी है, इनकी मांग जो है वो बढ़ी है। इसके अलावा रसायन है, ठीक है, मशीनरी है, सेवाएं हैं, मतलब सर्विसेज जो हैं, इनकी डिमांड बढ़ी है। पर्यटन है, ठीक है, वाणिज्यिक सेवाएं हैं, तो इनका व्यापार तेजी से बढ़ा है वर्तमान समय में। तो ये चेंज थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है व्यापार संयोजन में, ट्रेड कंपोजिशन में। पहले जो ट्रेड होता था वो रॉ गुड्स का होता था, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका होता था, लेकिन आज के समय में इनसे अधिक जो व्यापार है वो हो रहा है सर्विसेज का। इसके अलावा जो मशीनरी से बनी हुई वस्तुएं हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है ना, उनका, टूरिज्म का भी, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं व्यापार की दिशा की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से जो विकासशील देश हैं वो मूल्य परक वस्तुओं का निर्यात यूरोप को करते थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में यूरोप ने अपने उपनिवेशों से, जहां जहां यानी कि शासन किया था ब्रिटेन ने, ठीक है ना, उपनिवेश,
तो यूरोप ने अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाया और निर्मित वस्तुएं भेजी। पुराने समय में ऐसा होता था। तो ऐतिहासिक रूप से जो है विकासशील देश जो है वो मूल्य परक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते थे विकसित देशों को। ज्यादातर यूरोप में ये देश थे, वहां पे ये निर्यात किया जाता था। और उसके बाद में जो है फिर वहां पर क्या किया जाता था, वहां पे इन कच्चा जो माल आता था, जो रॉ गुड्स आता था, उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाकर फिर उन्हीं देशों को वो बेच दिया जाता था। हालांकि जब उपनिवेश समाप्त होता है 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन होता है, यानी उसमें चेंज देखने को मिलता है। और यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में यहां से यानी कि जो ऐसे जो देश थे जो यूरोप के उपनिवेश थे, तो वहां से वो लोग खाद्य पदार्थ लेने लगे, कच्चा माल लेने लगे और उसके बदले में ये प्रोडक्ट्स उनको वो बेचने लगे। वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ये विश्व में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे हैं और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में ये अग्रणी बने हैं। ठीक है। जापान जो है ये भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था उस समय में। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय है उसमें विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। और अब भारत, चाइना जैसे जो देश हैं, अन्य जो विकासशील देश हैं, तो इन्होंने भी विकसित देशों के साथ में प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू कर दी है। तो ग्लोबल लेवल पर जो कंपटीशन है वो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज भी दे रही हैं, और खासकर उसमें इंडिया और चाइना का नाम आता है। क्लियर हो गया इतना? तो पहले कहने का मतलब यह है कि जो व्यापार की दिशा थी वो विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ हुआ करती थी। आज व्यापार की दिशा विकसित देशों से विकसित देशों, और विकसित देशों से विकासशील देशों, और विकासशील देशों से विकसित देशों, इन सबके बीच में यानी कि एक चैन जैसी बनी हुई है। अब कोई भी देश ऐसा नहीं किसी देश पर निर्भर है, सभी देश एक दूसरे देश के क्या है, इस समय आप कह सकते हो कि पूरक हैं। जबकि पहले जो विकासशील देश थे वो विकसित देशों पर निर्भर थे एक प्रकार से। ठीक है। व्यापार संतुलन की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो कोई भी जो देश है तो वहां से किए जाने वाले आयात और निर्यात के मूल्य का जो अंतर होता है उसको व्यापार संतुलन बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं? मतलब कोई भी देश जो इंपोर्ट कर रहा है और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके बीच में जो मूल्य का अंतर है, मूल्य मतलब यहां पर पैसे से है, तो उसके बीच में जो भी मूल्य का अंतर आएगा उसको व्यापार संतुलन कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। व्यापार जो संतुलन होता है या फिर बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। देखो, पॉजिटिव का मतलब होगा फेवरेबल और जो निगेटिव है उसका मतलब होगा अनफेवरेबल। समझ में है कि नहीं? मतलब अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसके लिए आपका जो व्यापार संतुलन है यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, या तो वो फेवरेबल होगा यानी कि धनात्मक होगा, अनुकूल होगा, या वो नॉन फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, प्रतिकूल होगा। तो ये चीज ध्यान से समझना। तो जब निर्यात का मूल्य, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। निर्यात का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। जो चीज हम किसी देश से लेते हैं उसको आयात कहते हैं, जो चीज हम किसी दूसरे देश को भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं। आयात का मतलब है आना, और निर्यात का मतलब जो यहां से हमने भेज दिया। ऐसे करके याद रखना, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। आना मतलब आयात, कोई देश से सामान दूसरे देश से आ रहा है यानी कि आप आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। और किसी दूसरे देश को आप सामान भेज रहे हो यानी कि निर्यात कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को। तो जब निर्यात जो है उसका मूल्य आयात से अधिक हो तो ये धनात्मक व्यापार संतुलन है, ये अनुकूल व्यापार संतुलन है, यानी कि ये कंडीशन जो है ये फेवरेबल है इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है ये। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ गए? धनात्मक अनुकूल संतुलन, जब निर्यात अधिक हो, आयात क्या हो, कम हो, यानी कि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, एक्सपोर्ट अधिक हो, इंपोर्ट कम हो, तब इसको बोलेंगे फेवरेबल इकोनॉमी की दृष्टि से। ऋणात्मक में क्या होगा कि जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाए, यानी कि आप आयात तो अधिक कर रहे हो लेकिन निर्यात क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। आयात अधिक कर रहे हो, निर्यात क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो देश है वो अपनी कमाई से अधिक खर्च कर रहा है, ठीक है, तब उसको अनफेवरेबल बोलेंगे, यानी कि उसको ऋणात्मक संतुलन कहा जाएगा। ठीक है।
सभी लोग बताएं एक बार, बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? एक बार क्लियर कर दीजिएगा सभी लोग, ये चीज समझ में आ गई या नहीं? जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, यानी कि धनात्मक है, फेवरेबल है। और जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो, इसका मतलब कोई भी जो देश है वो अपनी कमाई से अधिक खर्च कर रहा है, तो ये नॉन फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ऋणात्मक है, प्रतिकूल है अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू पूनम, पवन। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा ही और बचा है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है द्विपार्श्विक, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईलैटरल। एक होता है बहुपार्श्विक, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीलैटरल। तो इजी है, एक बार ध्यान से समझ लेना इस चीज को। तो द्विपार्श्विक व्यापार यानी कि जो बाईलैटरल ट्रेड होता है, ये दो देशों के बीच होता है। मान लो कंट्री ए और कंट्री बी है, इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको बाईलैटरल बोलेंगे। दो देशों के बीच में आयात और निर्यात हो रहा है, तो बस इन्हीं दो देशों के बीच में उस चीज का आयात निर्यात हो रहा है, तो ये बाईलैटरल है। तो द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा किया जाने वाला व्यापार है। ठीक है, ये आपस में इन्होंने चीजें डिसाइड कर ली हैं, उन वस्तुओं का ये व्यापार करेंगे आपस में, और एक दूसरे के ऊपर ये लोग निर्भर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ए जो कंट्री है वो कोई कच्चा जो माल है वो बी कंट्री को दे रही है, जबकि बी कंट्री जो है वो उसको कुछ अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट दे रही है। मल्टीलैटरल में क्या होता है, बहुपार्श्विक व्यापार में क्या होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार जो है, जब एक देश अनेक देशों के साथ में व्यापार करता है, जब एक देश जो है वो अनेक देशों के साथ में व्यापार करता है तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। अब कुछ उसके साझेदार होते हैं इसमें, मतलब एक कोई कंट्री है, मान लो सेंट्रल कंट्री, जैसे कि बीच में जो उन्होंने दिखाया है। ठीक है, एक कोई सेंट्रल कंट्री है, एक कोई जो देश है, वो अन्य देशों के साथ में उसने व्यापारिक जो है साझेदारी की गई है, की हुई है, और वो उन सभी देशों के साथ में व्यापार कर रहा है वो देश, तो उसको बोलेंगे बहुपार्श्विक व्यापार। अब ये जो बहुपार्श्विक व्यापार है, इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको MFN बोलते हैं। MFN जो है इसका मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। MFN का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। तो देश के जो कुछ व्यापारिक साझेदार हैं उनको सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान की जाती है, यानी कि उनके बीच में टैरिफ जो है वो कम होगा, उनके बीच में जो व्यापारिक नियम है उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो MFN जो है ये वर्ड यूज होता है बहुपार्श्विक व्यापार में, याद रखना। इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, मोस्ट, ठीक है, फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड जो नेशन होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो देश होते हैं जिन पर जो देश है जो व्यापार कर रहा है वो उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करेगा, उस पर ज्यादा वो टैरिफ नहीं लगाएगा, या फिर जो व्यापारिक नियम है, जो ट्रेड के रूल्स हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे बहुत सारे रूल्स, है ना। तो उसको बोलते हैं MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। क्लियर हो गया इतना सभी को? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार सभी लोग बताइएगा, यहां तक सभी को क्लियर होगा? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो बस फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। अभी एक क्लास जो है वो हमारी और होगी इसी सेम टॉपिक पे, तो उसको हम लोग करेंगे कल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसका PDF में भी अपलोड कर देता हूँ, एक बार PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।